नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लोकतंत्र। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। आज हम बात करेंगे जाति के आधार पर जनगणना की। जाति आधारित जनगणना को लेकर एक बार फिर सियासी जंग छिड़ गई है। सरकार ने एक बार फिर जाति आधारित जनगणना को जारी करने से मना कर दिया है। 2011 में जाति आधारित जनगणना कराई गई थी, लेकिन किस जाति की कितनी जनसंख्या है अब तक पता नहीं लग पाया है। अब सरकार साफ कह रही है कि आंकड़े जारी करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। कई राज्य सरकार जातिगत जनगणना को लेकर प्रस्ताव पारित भी कर चुकी हैं। उसके बाद भी केंद्र सरकार आंकड़े जारी नहीं कर रही है। देश के कई राज्यों से जातिगत जनगणना की मांगे उठ रही हैं। 90 के दशक में इस मांग को काफी उठता हुआ देखा गया था, लेकिन इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। आखिर जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करने में आनाकानी की वजह क्या है? जातिगत जनगणना के क्या नफा नुकसान है, ये समझने की कोशिश करेंगे आज। लेकिन उससे पहले इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जाति की जनगणना से जुड़े मसलों ने एक बार फिर तेजी पकड़ ली है। जनगणना के जाति के आंकड़ों को सार्वजनिक करने की बात की गई है, तो सरकार ने मना कर दिया है। सरकार ने कहा कि 2011 के आंकड़े जारी करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। पिछले दिनों यूपी विधानसभा में ये मुद्दा शिद्दत के साथ उठा। बिहार विधानसभा में जहां जेडीयू बीजेपी की साझा सरकार है, वहां तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना कराने का प्रस्ताव पास कराकर केंद्र को भेज दिया है। महाराष्ट्र में भी शिवसेना के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर जातिगत जनगणना के समर्थन में प्रस्ताव पास कर चुकी है और इसी तरह कई दूसरे राज्यों से भी आवाज मुखर होने लगी है। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब जातिगत जनगणना की मांग उठी है। ये मांग पिछले तमाम सालों से उठती रही है। 90 के दशक में मंडल के दौर में पिछड़ा वर्ग के नेतृत्व में क्षेत्रीय दलों के उभार ने इस मांग को धार दी। ऐसा भी नहीं कि भारत में पहले कभी जाति आधार पर जनगणना हुई नहीं। आजादी से पहले तक भारत में जाति आधार पर जातीय जनगणना होती थी। भारत में आखिरी जाति आधारित जनगणना अंग्रेजों के दौर में 1931 में हुई थी, लेकिन 1941 से जाति आधार पर जनगणना बंद हुई। वैसे SC/ST वर्ग की गणना अब भी की जाती है। भारत में जनगणना 1872 से हो रही है और ये सिलसिला कभी टूटा नहीं है। जनगणना की रिपोर्ट में सभी जाति की संख्या और उसकी शैक्षणिक आर्थिक हालत का ब्यौरा होता था। वर्ष 1941 में जो जनगणना की गई उसमें जाति का कॉलम था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के चलते इसका काम ठीक से नहीं हो पाया और आंकड़े सामने नहीं आए। यही वजह है कि आज भी जब कभी जाति के किसी भी आंकड़े की जरूरत होती है तो 1931 की जनगणना रिपोर्ट का हवाला दिया जाता है। 1931 के आखिरी जातिगत जनगणना के आंकड़ों से अब तक काम चल रहा है। इसी आंकड़े के आधार पर बताया गया कि देश में ओबीसी आबादी 52% है। जाति के आंकड़ों के बिना काम करने में मंडल आयोग को काफी दिक्कत आई और उसने सिफारिश की थी कि अगली जो भी जनगणना हो उसमें जातियों के आंकड़े इकट्ठा किए जाएं। पिछड़े वर्ग के नेताओं का मानना है कि देश में उनकी आबादी लगभग 60% है। जाहिर सी बात है कि अगर अधिकृत रूप से ये आंकड़े सामने आ जाते हैं तो देश एक बड़े राजनीतिक बदलाव के हालात बन सकते हैं। इससे न केवल पिछड़ा वर्ग की राजनीतिक और सामाजिक ताकत बढ़ेगी, बल्कि इस वर्ग से आने वाले नेताओं को भी काफी मजबूती मिलेगी। राजनीति में उच्च वर्ग की जातियों का रसूख खत्म हो सकता है। साथ में सामाजिक न्याय की नीतियों में भी बदलाव आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। तो आखिर जातिगत आंकड़े बताने में किस तरह की आनाकानी है, ये समझने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, परिचय मैं आपका करा दूं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से रमन मलिक जुड़ रहे हैं, मेरे साथ कांग्रेस से तहसीन पूनावाला हैं, शशांक वाजपेयी मेरे साथ हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में, SK वर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व IAS हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत रमन मलिक आप ही से। जनगणना तो होगी लेकिन जातिगत आंकड़े बताए नहीं जाएंगे, सर ऐसा क्यों है? देखिए, एक जो सिस्टमैटिक तरीके से जिस तरीके से काम हो रहा है वह निरंतर रूप से चालू है। लेकिन हाँ, इतना जरूर कह सकता हूं कि इस सिस्टम को अगर आप सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं तो आपको देश के अंदर बहुत सारी चीजों को संवेदनशीलता से समझना पड़ेगा। और ये जो आप बात कर रहे हैं जातिगत राजनीति और ये सारी देश को एक तरीके से विभाजित करती है देश के सोच को। मेरा अपना मानना ये है कि बाबा साहब के विचारों को अगर आप ध्यान से समझें
तो वह एक समानांतर समाज चाहते। उस समानांतर समाज में इसका कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन किस जाति से आता है, इससे फर्क पड़ना चाहिए कि कौन क्या काम कर रहा है और देश को कितना उठा रहा है। मेरे ख्याल से यही भाव महात्मा गांधी का भी था और यही भाव सरदार पटेल का भी था, और ऐसे महापुरुषों के भावों को हमारे को समझना चाहिए और उनको इज्जत देनी चाहिए। ये जो देश का विभाजन बार बार करा जाना चाहते हैं लोग, आपको मैं मैं टिप्पणी नहीं करनी चाहिए लेकिन फिर भी उदाहरण मात्र से दे रहा हूं कि जिस तरीके से 90 के दशक में एक जस्टिस साहब थे, उन्होंने एक बड़ा विचित्र फैसला दिया था कि जी ये धर्म, ये हिंदू धर्म अलग है, सिखिज्म अलग है, बौद्ध अलग है, जैन अलग है, ये सारे हैं। तो ये भी एक तरीके की विभाजनकारी एक विचार है। देश को विभाजन नहीं करना चाहिए, देश को समानांतर समाज बनाने की तरफ ले जाना चाहिए। और मेरे को लगता है कि इसी प्रकार की भावना रखने वाले एक प्रोजेक्ट जोशुआ भी है। अगर आप वेबसाइट देखें तो आपको पता लगेगा, उसके अंदर हर जाति। तो रमन मलिक साहब, 1872 से 1931 तक क्या वाकई देश को बांटा जा रहा था, जो बाद में बंद कर दिया गया? क्योंकि पहले तो जनगणना होती थी। देखिए, मैं ये मानता हूं कि सबसे बड़ी चीज ये जो जातिवाद है, इस जातिवाद को खत्म करने के लिए जातियों का ये कहना कि जी मैं फला जाति से आता हूं और मैं फला जाति से आता हूं, जिस दिन ये खत्म होगा उस दिन साथ में जातिवाद की भी। सर, इस तरह का निबंध तो ना लिखें सर। राजनीतिक दल कम से कम इस तरह की बातें करते हैं तो अजीब लगता है सर। आपके चुनाव से लेकर टिकट बांटने तक की सारी चीजें तय की जाती हैं। आपके चुनाव में सर, चुनाव में खड़े होने से लेकर टिकट बांटने तक, और कौन कैंपेनिंग कहां करेगा, कौन सी सीट पे करेगा, तब जातियों का ख्याल रखा जाता है। एक एक सीट पे जातियों का समीकरण बैठाया जाता है। इस प्रकार की बात कर रहा है, मेरी बात सुनिए, अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की बात कर रहा है तो आपको तो उत्साहित होना चाहिए कि आज देश में इस तरीके की भी विचारधारा है जो ये कहती है कि समानांतर समाज जो है वो विखंडित समाज से कहीं बेहतर है। और मेरे को लगता है इस पैनल पे जितने और लोग भी बैठे होंगे, तहसीन भाई भी बैठे हैं, दूसरे भी हैं, वो भी इस चीज की पुष्टि करेंगे कि एक समानांतर समाज जिसके अंदर ना आपके लिंग पे, ना आपके कलर पे, ना आपकी जाति पे, ना आपके धर्म पे अगर बात हो, सिर्फ आपके व्यक्तित्व पे बात हो, इसी समाज का निर्माण करने के लिए चाहे दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती है सर? कॉन्ट्रडिक्शन है। जातिगत आंकड़ा पूछ लिया जाए तो विभाजन की बात, और चुनाव तय करते वक्त, सीट तय करते वक्त आप बोले ये समानांतर चीजें हैं। ठीक है, मेरे साथ रहिए। कांग्रेस समर्थक तहसीन पूनावाला भी मेरे साथ है। तहसीन पूनावाला साहब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, उच्च श्रेणी के आंकड़े जारी ना करके आखिर देश से कौन सी सच्चाई छुपाने की कोशिश की जाती है? जी, सबसे पहले तो मैं रमन भाई से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता हूँ इस उन्होंने बात की या बात करती है। देखिए, हमारे मुल्क में जाति का एक रियलिटी है, और ये एक रियलिटी है कि जो लोअर कास्ट जिसे हम कहते हैं उससे बहुत अन्याय हुआ है, और आज नहीं 60-70 सालों से नहीं, 3-4 हजार सालों से उनके साथ अन्याय हुआ। वो कुछ 70 साल में तो नहीं निकल सकता है। दूसरी बात, आज भी हम देख ले, आंकड़ा देख ले, उत्तर प्रदेश का देख ले, हरियाणा का देख ले, जहाँ से रमन भाई आते, कहीं से भी देख ले, कितने डीएम, कितने पुलिस कमिश्नर, कितने एसपी लोअर कास्ट के, यूनिवर्सिटीज में देख ले, हमने वैकेंसीज की रिपोर्ट आई हुई है, वो वैकेंसीज फिल नहीं हो रही है। ऊपर से मोदी जी ने लैटरल एंट्री कर दिए, इसमें और भी जो अफर्मेटिव एक्शन है उसे धक्का लगा है। जब तक हम जो लोग को बराबरी और समानता नहीं मिली है आज तक, उनको हम उस लेवल पे नहीं लाएंगे कि देश और संसार सम्मान हो सके, तब तक हमें इसको देखना ही होगा। मोदी जी क्यों कहते हैं मैं एक ओबीसी हूँ, क्यों कहते हैं मोदी जी? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक आरएसएस का एजेंडा है। वो चाहती है कि जाति जो है वो और कास्ट का जो सेंसस है वो बाहर न आए। क्यों नहीं चाहती कि वो बाहर आए? क्योंकि फिर लोग ये मांग करेंगे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो लोग ये मांग करेंगे।
और आपको ये मांग पूरी नहीं करना है, इसलिए आप नहीं चाहते कि कास्ट का जो सेंसस है वो बाहर आए। तहसीन पूनावाला, पहली बार ऐसा हो रहा है जब जातिगत आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, बताए नहीं जा रहे, पहली बार ऐसा हो रहा है? नहीं, लेकिन 2018 में ये रिलीज होना था। जो 2011 का सेंसस था, ये 2018 में रिलीज हुआ था। ये कमिटमेंट थी उस वक्त यूपीए की, जब सेंसस का आंकड़ा हुआ। और जो 2020 में सेंसस करवाना था वो तो हुआ ही नहीं, फरवरी 2020 में। तो 2018 में ये पहली बार होना था और इसको पोस्टपोन किया गया था। मुझे याद है उस वक्त 2018 में राजनाथ जी गृह मंत्री थे, उन्होंने पार्लियामेंट में स्पीच किया, उसको पोस्टपोन किया। लेकिन ये कमिटमेंट था देश को, जब 2011 में सेंसस हुआ कि इसको रिलीज करेंगे, तो आप कमिटमेंट फुलफिल क्यों नहीं करे? चलो पिछली सरकार का कमिटमेंट था, लेकिन कमिटमेंट तो था ना। देना चाहूंगा। ठीक है, रमन मलिक, छोटा सा जवाब, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। रमन मलिक जी, छोटा सा जवाब दीजिएगा सर। मैं सोचता ये था कि तहसीन भाई एक प्रोग्रेसिव विचारधारा के व्यक्ति हैं, शायद आज मेरा वो भ्रम टूट गया। देखिए, मैं बार बार ये बोलना चाहता हूं कि इस देश के अंदर जब तक ये विखंडित विचारधारा रहेगी कि जी ये मैं इस जात का, मैं इस धर्म का, मैं इस प्रांत का, तब तक ये देश जो है, ये बातें कह चुके आप सर। ठीक है सर, यही बातें दोहरा रहे हैं सर, ये कह चुके हैं आप। मैं आऊंगा आपके पास। सिर्फ इतनी सी बात कुछ नया बोलिए तो सर ठीक है, 30 करी। सेकंड में कुछ नया बोलिए तो सर ठीक है। घनश्याम जी एक मिनट सुनिए प्लीज। मैं जो बात कहना चाहता हूं वो इतनी है मात्र कि जिस तरीके से इन्होंने एक टर्मिनोलॉजी यूज करी कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। ये क्या देश अब इन चीजों पे चलना चाहिए कि आपकी इतनी जनसंख्या है इसलिए आपको इतना % रिजर्वेशन चाहिए, या देश को इसलिए होना चाहिए कि आपकी इतनी गुणवत्ता है इसलिए आप काम ये करें? लेकिन सही स्थिति का आकलन तो तभी होगा ना जब आंकड़े सामने आएंगे। मलिक साहब आप मेरे साथ रहिएगा, शशांक वाजपेयी भी हैं। शशांक जी, सर मलिक साहब, ठीक है, और लोग भी हैं सर, थोड़ा धीरज रखिए, अभी समय है मेरे पास, अभी धीरज रखिए मलिक जी। एक सिंपल 5 सेकंड, मैं ये भी समझना चाहता हूँ कि 31 के बाद 2011 तक में कितनी बारी ये आंकड़े सामने आए? ठीक है, ठीक है। शशांक वाजपेयी, ये जानने का क्या हमको अधिकार नहीं है कि किस जाति की कितनी आबादी है, उसकी स्थिति क्या है? देखिए अमन जी, आज सबसे बड़ी स्थिति हमारे देश के सामने ये है कि हमारा समाज कैसा हो, हमारा समाज चलेगा किसके द्वारा। हमारा समाज को चलाने के लिए भारत में विधि का शासन है और विधि के शासन से भारत चलता है। उसमें संविधान का पूर्ण रूप से योगदान है। जब संविधान में जाति, लिंग, धर्म इसकी बात कभी नहीं की गई है, तो जातिगत जनगणना की बात आना अस्वाभाविक है। सरकार का निर्णय पूर्ण रूप से सही है। इसके प्रति पहले भी सुप्रीम कोर्ट में कुछ याचिकाएं याचिकाएं दाखिल की गई, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको डिसमिस कर दिया और यह कहा कि राजनीतिक रूप से इसका लाभ मिल सकता है पर देश को इसका कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। इसी के लिए आपने देखा होगा 1970 की बात कर रहे हैं या 1950 की बात करें या 1947 की बात करें कि अंतर जातीय विवाह के लिए कई लोगों को प्रोत्साहित किया गया। लोअर कास्ट अपर कास्ट में मैरिज के बाद लोगों को प्रोत्साहित किया गया। जातिगत लोगों को शब्द सूचक कहे जाने के बाद उनको पनिशमेंट का प्रावधान किया गया कि भारत में किसी भी रूप से कई नई जातियां उभरी हैं, कई नई जातियां खत्म हुई हैं, कई नई जातियां बनी हैं। इसका अंत हो तो सरकार नहीं चाहती ये डाटा आए और डाटा आने के बाद राजनीतिक रूप से इसका लाभ मिले। इसका लाभ देश की प्रगति को नहीं हो सकता, परंतु संविधान में इस तरह की जनगणना के लिए कोई प्रावधान नहीं है। संविधान ओबीसी और एससी वर्ग को मान्यता देता है, परंतु कई बार चीजें बता के लाभ ना लेके कई बार बिना बताए भी लाभ लेने की कोशिश हो सकती है। इस पे भी चर्चा करेंगे। एसके वर्मा साहब हमारे साथ हैं। एसके वर्मा साहब, आप तो इतनी स्ट्रांग पोजीशन पे रहे हैं, आपका अनुभव भी काफी होगा। सर, अगर किसी भी राज्य में किसी योजना को चलाना है तो उसके लिए आंकड़े कितने जरूरी हैं? बहुत जरूरी है और इसीलिए संविधान ने हमको ये व्यवस्था दी थी। और जनगणना हम हर 10 साल पर करते हैं। जनगणना ही नहीं करते, हम पशु गणना भी करते हैं। इसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। हम इंडस्ट्रीज की भी गणना करते हैं, हम खेती किसानी की भी गणना करते हैं और उसी गणना के आधार पर आगे की योजनाओं को हम प्रतिभूत करने में या बैलेंस्ड, जिसको डेवलपमेंट कहते हैं, उसमें इसकी भागीदारी सुनिश्चित भी करते हैं। रही बात के जाति आधारित गणना की, 2011 में जाति आधारित गणना की गई थी। मैं उस समय पोजीशन पर ही था, डिविजनल कमिश्नर था, मेरी देखरेख में हो भी रही थी 5 जिलों में ये जनगणना। उसका कहाँ प्रयोग करना है ये तो गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है, लेकिन इतना जरूर है कि ये गणना जो की गई थी और
स्टेट ने भी अपने अपने स्तर पर ये गणनाएं कराई हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जहां के हम ये कहते हैं कि फलाने गांव का प्रधान अब की बार पिछड़ी जाति की महिला होगी, जब ये कहते हैं कि अब की बार जिला पंचायत के इस सेक्शन का मेंबर जो है वो अग्रिम जाति का पुरुष होगा, तो उस समय हम इन गणनाओं का प्रयोग करते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज का जो ये चुनाव आयोग है, स्टेट लेवल का, स्टेट जिसको चुनाव आयोग कहते हैं, उसने जनगणना 2011 में 90s में ही करा ली थी और उसी के आधार पर अपना चक्राक्रम वो निर्धारित करते हैं कि हमारा ब्लॉक प्रमुख किस जाति से और मतलब पिछड़ी जाति से होगा, या केवल जनगणना का प्रयोग हम लोगों ने किया है अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति एंड सामान्य। पिछड़ी जाति में मान लीजिए 200 के करीब आपके वो आ रही हैं, जातियां आ रही हैं। उन 200 जातियों का अलग अलग जातिवार जो सर्वे था वो पहली दफे 2011 में हुआ और भारत सरकार द्वारा कराया गया। उसके पीछे धारणा चाहे रिजर्वेशन की रही हो या क्या रही हो, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ रिजर्वेशन की व्यवस्था विधायिका में या एमपी या राज्यसभा में नहीं है, न महिलाओं के लिए है, न किसी जाति धर्म के लिए है, तो उस दशा में इन गणनाओं का प्रयोग राजनीतिक रूप में तो नहीं लिया जा सका, लेकिन इनके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक सोच जरूर रही है कि कहाँ किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारे पास किस किस तरह के जातियां हैं, पिछड़ी जातियों में से कौन सी जाति कहाँ प्रभावी है, और उसका प्रयोग फिर राजनीतिक रूप में लोगों के द्वारा किया गया। जहां तक है विकास की बात, रिजर्वेशन की बात, उसमें जरूर इन गणनाओं का योगदान रहता है। जब भी हम ये गणना करते हैं कि हमारी महिलाएं या पुरुष का परसेंटेज जो है 941 है, तो उसी हिसाब से हम लोग उसकी योजना प्रासंगिक हैं और एग्जिस्ट करते हैं। तो लोकतंत्र में आज बात हो रही है जाति आधारित जनगणना की। जी हां, उसको लेकर एक बार फिर से सियासी जंग छिड़ गई है। सरकार ने एक बार फिर जाति आधारित जनगणना को जारी करने से मना कर दिया है। इस मना के पीछे, इस इंकार के पीछे वजह क्या है, यही समझने की कोशिश कर रहे हैं सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी से रमन मलिक मेरे साथ है। रमन मलिक साहब, असल में यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले चुनाव के मद्देनजर भी इस तरह के डेटा को रिलीज नहीं किया जा रहा, क्योंकि ये डेटा अगर रिलीज हो गया तो बाकी दल कहीं उसका फायदा ना उठा ले। भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी। और मैं इसलिए बोल रहा हूं ये कि क्या आप, मेरा सवाल बार बार वहीं पे आ रहा है घूम के कि इस देश के अंदर क्या आप ये चाहते हैं कि भगवान राम ने जिस प्रकार से राज करा, उनके राज में किसी को किसी हीन भावना से ना देखा जाए, इस भावना से क्या हम ऐसे समाज की निर्माण करने में अक्षम है? दूसरी चीज जो ये बार बार बात कर रही है, सरकार को बिल्कुल ऐसी मतगणना हो, उसके अंदर वो डाटा सरकार के पास हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सरकार की जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, जिससे आईएएस, आईपीएस वगैरह और दूसरे लोग हैं, वो इस पे बैठ के चर्चा करें, नीतियां बनाएं और उस नीतियों के ऊपर काम करते हुए समाज का उत्थान करें, उसके लिए स्कीम्स बनाएं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मात्र इसलिए कि हमारे को राजनीतिक लाभ हो, ऐसी विचार के साथ इस मतगणना के आगे पीछे घूमना, ये एक तरीके का आपका इशू बेस्ड पॉलिटिक्स से दूर हटके आपकी एक ओछी राजनीति का दिवालियापन मानसिक दिखाता है। आपको ये करना चाहिए कि आपको बार बार ये मैं कहता हूं, इस देश के अंदर इशू बेस्ड पॉलिटिक्स होनी चाहिए, ना कि ये इशू बनाना चाहिए कि कौन किस जाति का है। कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसकी उतनी ही सराहना। रमन मलिक साहब, 1931 में किसी जाति को पिछड़ा मानने के लिए पूरे राज्य या रियासत को जाति के आधार पर बनाया गया था। 2011 में जिलेवार जातियों का पिछड़ापन देखा गया। इसके अनुसार कोई जाति किसी जिले में पिछड़ी है तो कोई अगड़ी है। सर, आरक्षण के मायने यहीं से दिखते हैं ना। जब स्थिति आंकड़े के हिसाब से सही होगी तो आरक्षण की भी आप समीक्षा कर पाएंगे। आरक्षण तो बहुत बड़ा मुद्दा है ना। मेरा सवाल आपके माध्यम से इस समाज में, सर आप सवाल नहीं, मुझे जवाब दीजिए सर। सर सवाल बाद में करिएगा, पहले जवाब दीजिए मुझे। मैं बहुत बड़ा सवाल है, इसी सवाल में सारे जवाब हैं। क्या इस देश के अंदर जब नीतियां बननी है तो वो तो पूरी एग्जीक्यूटिव जो है वो बैठ के इसको बना सकती है नीतियों को इन डेटा के ऊपर, लेकिन क्या हमारे को ये डेटा राजनीति के लिए जरूरी है? क्या हमारे को इस पर राजनीति करनी चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसी सवाल में सारे जवाब हैं।
हमको राजनीति के लिए ये चीजें नहीं चाहिए। आपको डर लगता है क्या? आपको डर लगता है कि डेटा नहीं, सामने कोई आ डर जाएगा की तो बात उसका नहीं है। राजनीति में इस्तेमाल होगा? हम भी इसका अगर प्रयोग नहीं ना लगता तो करें, हमारा डेटा कोई बता ये दीजिए। ना करे। अच्छा है, ऐसी मेरी मंशा है कि ये डाटा किसी के भी राजनीतिक प्रयोग में ना हो। अच्छा, इसमें क्या बुराई है? देखिए, आप जानते हैं कि पिछड़ा वर्ग के नेता कई ऐसे हैं जो मानते हैं कि इस देश में उनकी जो आबादी है वो 60% है। अगर ये आंकड़ा सामने आ गया अधिकृत तौर पे तो कई क्षेत्रीय दल उदय उनका हो जाएगा, उभर जाएंगे। और ये डर है उन तमाम दलों को असल में जो इस तरह की राजनीति करते हैं। सर घनश्याम जी, क्या आप अगर ऊंची जाति से हैं या नीची जाति से हैं या इस जाति से हैं या उस जाति से हैं, क्या इससे आपके व्यक्तित्व पे फर्क पड़ता है? तो क्यों बताया जाता है मैं आपकी पिछड़ी जाति से हूं? कार्यकुशलता से फर्क तो ये क्यों पड़ता है? बताया जाता है मैं पिछड़ी जाति से हूं? सर, ऐसा है क्योंकि ये ही प्रथा कांग्रेस चलाती आई। तहसीन आज ये पूनावाला ने अभी प्रथा बताया ना, जरूरी है। तहसीन पूनावाला ने बताया अभी कि प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि मैं पिछड़ी जाति से हूं, मैं ओबीसी से हूं। यही ऐसा क्यों सिस्टम होता को है? तोड़ना है। यही तो क्यों सिस्टम बताया को जाता तोड़ना है? उन जब इस बात के तहसीन माने भाई ने नहीं अभी है ये तो बोल फिर दिया बताया क्यों जाता है? कि जी जिसकी जितनी संख्या उतनी भागीदारी। क्या यही फॉर्मूला देश को विश्व गुरु बनाएगा? तो आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ठीक नहीं करते ऐसा बोल के? मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री वो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं जो इनकी बनाई हुई थी और जिससे देश को आज समझ आती है। हम धीरे धीरे परिवर्तन कर रहे हैं और उसी परिवर्तन से देश आगे बढ़ेगा। इसमें कौन सी गलती है? आप ये मुझे समझा रहे हैं कि हम तो प्रधानमंत्री देश को कांग्रेस की परिवर्तित भाषा कर रहे हैं, बोलते सोच हैं। बदलनी रमन है। मलिक क्लियर करते चलिए क्या पॉइंट टू सोच पॉइंट। 5 साल में रमन बदल मलिक सकती है? क्लियर करते चलिए पॉइंट टू पॉइंट। आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कांग्रेस की भाषा बोलते हैं? क्या जी? आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री कांग्रेस की भाषा बोलते हैं? मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री वो भाषा बोल रहे हैं जो कि कांग्रेस ने बनाई हुई थी, लेकिन क्यों? देश को आज वो समझ में आती है। क्यों बोलते हैं? आज देश को वो समझ में आती क्यों है। बोलते हैं? जब हम तो वो समझते हैं जो आप समझाते हैं। हम तो वो समझते हैं जो आप समझाते हैं। समझ आएगी। तहसीन पूनावाला इंटरवीन करिए सर। असल में कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं ये समझाया जा रहा है हमको। जो भाषा देश कांग्रेस ने बनाया हुआ है, ठीक है, उसको भाषा तहसीन को पूनावाला समझ को में बोलने तो दीजिए। ठीक है मलिक साहब, आपकी बात आप हो गई। उसको गलत मत ठीक है, कन्वर्ट करिए। नहीं गलत आप बोल ही रहे हैं सर। तहसीन बोलिए। नहीं, मैं गलत नहीं बोल, मेरा भाव बिल्कुल गलत नहीं है। देश को आप जिस समझा नहीं तरीके पा रहे से रमन मलिक, आज पता नहीं क्या बात है, आप समझा नहीं पा रहे। आपकी बातों में दम नहीं है, आपके तर्क समझ में नहीं आ रहे। आज वो बात ही नहीं है सर, आज होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ है आपका। तहसीन पूनावाला प्लीज। नहीं 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 नहीं, को कुछ और तर्क बता दो माननीय मोदी जी के बारे में। क्या आप जानते हो जब माननीय मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री थे, उन्होंने स्वयं अपने कास्ट को ओबीसी में डाला। ये आज ऐसे रिवील हो गए गुजरात। इससे आगे बताइए, बता चुके तहसीन, इससे आगे बताइए। हाँ नहीं, मैं एक फैक्ट बता रहा था, एक आगे का फैक्ट। देखिए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था, अपने दर्शकों को इतिहास बताओ, तब बाबा साहेब आम्बेडकर और जो उस पर डिबेट हुए, बाबा साहेब आम्बेडकर का स्पीच था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रिजर्वेशन को लेकर, ये जो आर्टिकल 16 है। और इसमें बाबा साहेब आम्बेडकर ने समझाया कि क्यों अफर्मेटिव एक्शन, यानी कि जो लोग पीछे हैं उनको आगे लाने की जरूरत है रिजर्वेशन को लेकर। तो ये जो चीज है, संविधान ने इसको सिर्फ अधिकार नहीं, इसको एक फंडामेंटल अधिकार दिया है। तो सबसे पहली चीज हमें समझना होगा कि एक फंडामेंटल अधिकार है। दूसरा सवाल जो मैंने पिछली बार किया उसका जवाब किसी ने नहीं दिया, मैं दोबारा से करता हूँ। आप मुझे बता दीजिए, तो क्या इसीलिए रमन मलिक प्लीज अपनी बारी में बोलिएगा सर। मेरी डिबेट में ऐसा शोर नहीं होता। मलिक साहब रिक्वेस्ट है सर, करबद्ध निवेदन है आपसे सर, एक एक करके बोलेंगे तो बात समझ में आएगी। तहसीन जी को बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा प्लीज सर। तहसीन भाई बोलिए। बहुत संक्षेप में बोलिए अपनी बात। मैं एक चीज रिपीट कर रहा हूँ, रमन भाई आपने इसका जवाब नहीं दिया, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। आज इस मुल्क को 70 साल हो गए। आज 7 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री। आप मुझे बता सकते हैं कितने हमारे जजेस हैं जो एससी ओबीसी के, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट के कितने चीफ जस्टिस है एससी? एक आध कोई होगा सर। तो जिसकी कितनी संख्या है उसमें हम क्यों उनको प्रमोशन नहीं मिल रहा हो, जो उस पोस्ट का लाभ क्यों नहीं मिल रहा हो? ये तो सवाल उठेगा ना सर। तो सर अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब तक अगर हम चाहते कि ये मुल्क बराबर का एक मुल्क बने, अफर्मेटिव एक्शन बहुत जरूरी है। अफर्मेटिव एक्शन किसी को एडवांटेज नहीं देता, वो डिसएडवांटेज को एक स्टूल देता है कि वो बाकी लोगों के बराबर खड़ा रहे। तो ये जरूरी है। इसके बारे में आम्बेडकर जी ने बात किया। और क्या रमन मलिक जी इस चीज से इनकार करेंगे कि जाट रिजर्वेशन हरियाणा में नहीं होनी चाहिए या मराठा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए महाराष्ट्र में? इन दोनों चीज की पहलू बीजेपी ने की। ठीक है मलिक साहब, अब बोलिए।
देखिए, सबसे पहले तो जो व्यक्ति मेरे को ये संख्याओं और गणना का बता रहा है वो कम से कम ये तो बताए कि एक बाबू जगजीवन राम और केसरी जी को छोड़ के जिनके साथ जो सलूक करा गया कांग्रेस के अंदर कौल दत्तात्रेय गोत्र वाले उच्च कोटि के व्यक्ति ने या उनके परिवार ने कि जी केसरी जी को तो बाथरूम में बंद कर दिया था। तो इस प्रकार का जो काम करते हैं उनको एक ही चीज समझ में आती है कि देश को अगर बढ़ने नहीं देंगे तभी उनकी राजनीति चलेगी, क्योंकि जातिवाद राजनीति, क्षेत्रवाद की सिर्फ राजनीति अगर करनी हो, देश को बांट के चलना हो, तभी कांग्रेस जो है वो जीवित रहेगी, अन्यथा कांग्रेस एक जड़ वस्तु है। उसके अलावा एक और चीज बता देता हूं, जो आज ये बात कर रहे हैं, मैं आज बात करता हूं कि जिनके ये रिश्तेदार हैं और जिसकी वजह से ये समर्थन में आते हैं कांग्रेस के, उसी व्यक्ति की पत्नी जो है उसने बोला था ये नीच आदमी। ये जिस प्रकार की मानसिकता लेकर बैठते हैं वो उसको उजागर करेंगे। लेकिन हाँ, जो इस देश के संविधान बनाने वाले थे उनका रिजर्वेशन लाने का और सारी चीज का मतलब क्या था? उनका मतलब था कि देश के अंदर भेदभाव। रमन मलिक साहब, मुझे ये बता दीजिए ना, किसी भी शख्स को ये जानने का हक क्यों नहीं है कि उसकी जाति की आबादी इस देश में कितनी है और आबादी के साथ उसकी स्थिति कैसी है? ये वो क्यों ना जाने? उससे कितना फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। मैंने उससे कितना फर्क पड़ेगा देश के उत्थान में? नहीं, ऐसे छुपा के कितना फर्क पड़ रहा है आपको? देखिए, कोई छुपा नहीं रहा, बता भी तो नहीं रहे। करने वाले हैं जिसमें रिजर्वेशन है सर, जिसमें जो आईएस लॉबी है पूरी, जो दूसरे लोग हैं, वो सारे के सारे इस डेटा के पास, उनके पास ये डेटा है, और वही लोग हैं जो नीतियों को बनाते हैं नेताओं के साथ, इलेक्टेड बॉडी के साथ, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों मिलके। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज के डेट पे जो कार्य करने वाले लोग हैं, जब उनके पास ये डेटा है और वो उसके बेसिस पे स्कीम बना सकते हैं, तो इस डेटा को यूज करने के लिए, पॉलिटिक्स करने के लिए, ओछी राजनीति करने के लिए देना क्यों जरूरी है? इसके अलावा तो और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ना, राजनीति की रिक्वायरमेंट है ना। ठीक है, एसके वर्मा पूर्व आईएएस से उनसे समझ लेते हैं। एसके वर्मा पूर्व आईएएस से उनसे समझ लेते हैं। अच्छा तहसील बोलिए। हाँ बोलिए तहसील, बोलिए जी। एक ही लाइन। रमन भाई गलत कह रहे, प्रियंका जी ने नहीं कहा कि कैसे नीच आदमी, उन्होंने कहा कि किस तरह की नीच राजनीति होती है। आप फैक्ट चेक करा दीजिए पीछे अपनी टीम से। और दूसरा सवाल, नीच व्यक्ति बोला था तहसील भाई। रमन भाई प्लीज, मैं एक ही लाइन में अपनी बात आईएएस साहब को बात करिए। कितने एससी ओबीसी आरएसएस के मुखिया बने? एक भी नहीं। चलो कांग्रेस में 3 4 5 बने, आरएसएस के एक भी नहीं बने, एक भी नहीं। तो प्लीज हम इस डिबेट में न जाए, सरकार की डिबेट की बात कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हैं, हम निजी संगठनों की बात नहीं कर रहे। प्लीज हम इस डिबेट को वहां ना लेके आए। ठीक है एसके वर्मा साहब, सामाजिक समूहों की स्थिति को समझने के लिए डेटा कितना जरूरी है, और कमजोर वर्गों के लिए जो उन्नयन के कार्यक्रम होते हैं सर, उनके लिए डेटा कितना जरूरी है? क्योंकि रमन मलिक साहब तो कह रहे हैं कि जो डेटा अधिकारी को बता दिया जाता है, कुछ ऐसा होता है कि सर चुपके से आपको कान में बता दिया जाता हो? कुछ नहीं है। मैं आपको 2 चीजें बता दूं कि किसी भी देश, प्रदेश, जिले की जो भी योजनाएं बनती हैं, उसके लिए जिस डेटा की आवश्यकता होती है वो हर स्टेट का एक स्टेटिस्टिकल डिपार्टमेंट होता है जो कि बाकी डेटा को कलेक्ट करता रहता है, ईयरली कलेक्ट करता है। जहाँ तक बात होती है हेड्स की कि जनसंख्या कितनी है, जनगणना जिसको कहते हैं, वो भारत सरकार के द्वारा हर 10 साल के बाद कराई जाती है। और उसमें 32 कॉलम है उस परफॉर्मे में, जिसमें आपके व्यवसाय से लेके, आपकी आय से लेके, आपके धर्म से लेके, जाति का उसमें जिक्र नहीं है लेकिन धर्म का है। तो बहुत सी सारी चीज़ें हैं उसमें, परिवार के कितने सदस्य हैं, किस किस की क्या उम्र है, क्या है, वो जनगणना का एक डेटा तैयार किया जाता है। और उस डेटा के आधार पर ही भारत सरकार अपनी योजनाएं बनाती है कि 5 साल से कितने बच्चे, कम के बच्चे हैं, उनके लिए टीकाकरण की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, गर्भवती महिलाओं की कितनी संख्या है, उसके लिए क्या योजना बनेगी। इसी तरह से एजुकेशन के सेक्टर में हम लोग योजनाएं बनाते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। स्टेट लेवल पर भी, स्टेट लेवल पर जो मतलब एक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है, उसमें भी जाति आधारित नहीं है, उसमें भी पिछड़ी जातियाँ उस समूह के रूप में हैं
कि पिछड़ी जातियों की क्या जनसंख्या है, किस गांव में, किस ब्लॉक में, किस जिले में और किस सेक्टर में, जिससे कि उनको चक्राक्रम का एक रिजर्वेशन का फायदा उनको मिल सके। पिछड़ी जाति को इंडिविजुअल, पिछड़ी जातियों में कम से कम नहीं होंगी, हजारों जातियां हैं। 110 तो मेरे उत्तर प्रदेश में रिजर्वेशन जिनको मिला हुआ है, आरक्षण का लाभ मिला हुआ है। इसी तरह अगर कंट्री में देखेंगे तो पिछड़ी जातियों में थाउजेंड्स जातियां हैं। जातियां जिसको कोई, किसी को कहार कहते हैं, किसी को किसान कहते हैं, किसी को जाट कहते हैं, किसी को कुछ भी कहते हैं, वो जातियां हैं। उन जातियों पर आधारित गणना एक ही बार 2011-10-11 में कराई गई थी और उसके पीछे प्रयोजन क्या था? जातिवार रिजर्वेशन के लिए क्या हमें सामाजिक न्याय मंत्रालय को वो डेटा उपलब्ध कराना था कि लोग रिजर्वेशन मांगते हैं तो उनका ये पता चले कि वो कितने % हैं, उनकी एजुकेशन का लेवल क्या है, उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है और कितना रिप्रेजेंटेशन उनका अच्छी सर्विसेज में या यूनिवर्सिटीज वगैरह में है। वो उस डाटा को कलेक्ट किया गया था, लेकिन उसको जारी नहीं किया गया। और उसको जारी ना करने के पीछे मेरे कुलीग मेरे बगल में बैठे, उन्होंने बताया कि संविधान में कहीं व्यवस्था नहीं है कि हम जाति आधारित गणना करें। और जाति आधारित गणना को आप डेवलपमेंट के प्रयोजन में, रिजर्वेशन के प्रयोजन में कहीं प्रयोग करना चाहते हैं, कर सकती है गवर्नमेंट, और इसीलिए शायद उन्होंने वो कराया भी था। लेकिन एक साथ मैं अपना एक अनुभव और शेयर कर देता हूँ, कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसके पास अपना किया कराया हुआ सर्वे ना हो। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसको मालूम रहता है कि यहाँ इस जाति के इतने वोटर हैं। उन्होंने गणना नहीं कराई है, जनसंख्या की गणना नहीं कराई है, लेकिन वोटर की गणना वो सब कराए रखते हैं। आप किसी भी पार्टी के पास चले जाइए, टिकट मांगने चले जाइए, वो छूटते ही पूछेंगे उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो आपकी पॉपुलेशन ना के बराबर है, आपको कैसे टिकट दे दिया जाए। तो अंदर खाने सबके पास वो डेटा उपलब्ध है। वैसे आम जनता के लिए वो लागू इसलिए नहीं किया जा रहा है कि संवैधानिक व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर शायद कहीं ना कहीं अपना एक ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है। तो शशांक जी, जाति आधारित जनगणना की व्यवस्था अगर संविधान में नहीं है तो फिर उसके पीछे की वजह क्या है, ऐसा क्यों है? देखिए, बहुत जैसे वर्मा साहब लगातार कह रहे हैं, पूनावाला साहब लगातार कह रहे हैं, पूनावाला साहब जो बात कह रहे हैं मैं उस पर राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं डालना चाहता। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी न्यायमूर्ति अगर आते हैं तो उनका साफ पैमाना होता है योग्यता में मापदंड, उनकी ईमानदारी, उनकी छवि, उनके द्वारा किए गए कार्य, ना कोई जाति। पहली बात। दूसरी बात, राज्य में कोई मुख्य न्यायाधिपति के रूप में अगर कोई आता है तो उसमें भी योग्यता पैमाना होता है। देश के सर्वोच्च पदों पर जो विराजमान होने के लिए मुख्य मापदंड और सरकार का जो अपना अनुभव है और सरकार की संविधान जो कहता है वह कहता है कि योग्यता पहला पैमाना होना चाहिए। जातिगत जनगणना में कई बार जातियों के बारे में जो आपने कहा, लगभग 5031 के आसपास पिछड़ी और अन्य अति पिछड़ी जातियां आई। सरकार का उद्देश्य है उनके डेटा को कलेक्ट करना, उनके लिए सारी योजनाओं को उनके लिए देना और उसके बाद एक निश्चित स्थिति तक उनको पहुंचा देना। दूसरी बात, जहां संविधान की बात कहते हैं, संविधान में जब पहली जनगणना हुई थी तो उसमें जातियों के उपनाम नहीं लिखे गए थे किसी भी जाति के। कई जातियां उस समय जो पिछड़ी जातियां थी वो कुछ अति पिछड़ी हो गई, कोई उसमें उच्च जातियां हो गई, कई जातियां शादी के बाद बदल गई, कई तरह के नए संविधान में प्रावधान 243 में आता है जिसके परिवर्तन किए गए। मेरा एक संक्षेप निवेदन ये है कि अगर उच्चतम न्यायालय ने लगातार दोनों बार 2011 के बाद भी इसको उच्च न्यायालय ने मना किया कि डिसमिस किया जिसको आप कह सकते हैं, उसके बाद प्रथम स्थिति में जब 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सिर्फ इतना कहा है कि जो जातिगत जनगणना जाति आधारित होगी, 32 कॉलम में होगी, उसमें सारा डिटेल भरा जाएगा, उसको रिलीज नहीं किया जाएगा। सरकार की पॉलिसी जातिगत जनगणना के आधारित किसको क्या फंड में एलोकेट करना है वो देना है। पर देश संविधान से चल रहा है, पार्टियों से नहीं चल रहा है। मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूँ और संविधान के शासन में सर्वोच्च व्यवस्था में हर आदमी को न्याय मिले, हर आदमी को सरकार की पूर्ण योजनाओं का लाभ मिल सके, यह उसका उद्देश्य है। सरकार का उद्देश्य, चाहे वो 51A में ये बार बार कह रहे हैं कि जन नागरिक किस तरह से देश के संविधान का, देश की सारी व्यवस्थाओं का लाभ उठा सके, अति पिछड़ा वर्ग और उच्च वर्ग में अपने आप को परिवर्तित कर सके। उसके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की जा सकती हैं, कैसे अच्छे IT बनाए जा सकते हैं, कैसे अच्छी न्याय की आधारित व्यवस्था की जा सकती है, किस जाति को प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है उसको प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है, कई लोगों के प्रतिनिधित्व को बदला गया है। इन सब आधार को जब हम देखते हैं तो देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें एकता के सूत्र में बंधना होगा, हमें जातियों से ऊपर उठना होगा,
राजनीतिक लाभ के लिए जातियों का दुरुपयोग ना हो। हर जाति का, हर राजनीतिक दल का धर्म होना चाहिए कि प्रत्येक जाति को, प्रत्येक व्यक्ति को ठीक है, पूरा रिप्रेजेंटेटिव इस देश में हर ठीक है। सेवा में तहसीन प्राप्त हो। पूनावाला साहब, संविधान में तो किसी तरह की कोई व्यवस्था है नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी जनसंख्या की गणना और इसका आंकड़ा सामने आए, ऐसा जरूरी क्यों लगता है, ऐसा अनिवार्य क्यों लगता है आपको? मच्छर बहुत है यहाँ पे सर। ये जानना जरूरी है। अगर मुझे पॉलिसीज बनानी, पॉलिसी के लिए कौन पिछड़ा है, वो गवर्नमेंट जॉब में कहाँ पिछड़े, एजुकेशन में कहाँ पिछड़ा है, ये जानना बहुत जरूरी है। तभी तो आप उनके लिए और पॉलिसीज बनाएंगे। और याद रखिए, ये संवैधानिक है उनका, ये संवैधानिक अधिकार है। इनफैक्ट मैं एक कदम आगे जाकर आपको और भी बताऊंगा। मोदी जी ने एक अमेंडमेंट किया है जिसमें वो रिजर्वेशन दे रहे इकोनॉमिक क्राइटेरिया पर। भारत के, इसको मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, मैटर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने। भारत के संविधान में इकोनॉमिक बेसिस पे रिजर्वेशन पाना है ही नहीं, सिर्फ सोशल बेसिस पे। इकोनॉमिक बेसिस क्या होता है सर? अगर मैं इकोनॉमिकली में गरीब हूँ, चाहे मैं ब्राह्मण हूँ, मुसलमान हूँ, दलित, एससी हो, एसटी हो, कुछ भी हो, तो स्कीम्स है, मनरेगा है, फूड स्कीम है वगैरह, सबको बराबर मिल रहा है। लेकिन रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ सोशल आधार पे हो सकता है। इसको बहुत क्लियर किया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, 3-4 बार कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस ने क्लियर किया है। इंदिरा सानी जजमेंट बहुत उसको पढ़ना चाहिए। तो बार बार हम जो मोदी जी ने और एक स्टेप जो उठाया था 2018 में, वो भी गलत स्टेप है। मैं यहाँ तक जाऊंगा और कहूंगा जो लैटरल एंट्री कर रहे हो सबसे, इससे जो रिजर्व कास्ट है, जो पिछले वाले कास्ट है, पिछले कास्ट है, उनको और भी धक्का लगेगा। तो रमन मलिक साहब, क्या डर इस बात का भी है कि भानुमति का पिटारा अगर खुल गया तो फिर आरक्षण पे एक नए सिरे से बहस शुरू हो सकती है? जिनकी एक मंशा यही हो राजनीतिक करने की और देश को हमेशा पीछे खींच के रखने की, मैं उनकी बात नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर बोलना चाहूंगा कि जिस प्रकार से तहसीन भाई का एक विचार रहता है कि जो भी प्रोग्रेसिव थॉट हो उसको हमेशा उसका विरोध करना, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं आगे चलते वो जरूर पीछे चलेंगे। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर किसी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को अगर सरकार उसको रिजर्वेशन दे या सरकार उसको सहायता करे, तो क्या उसका एक जाति विशेष में, एक वर्ग विशेष में पैदा होना जरूरी है, या उसके साथ अगर कुछ गलत हुआ हो तो, या उसके पास किसी चीज का अभाव है तो उसको मदद करना टैक्स पेयर के पैसे से एक उच्च कदम है? क्या हम एक गरीब को इसलिए कि वो ऊपर किसी और जाति में पैदा हुआ है जो कि आरक्षित ना हो, उसमें पैदा हुआ जो कि उसकी अपना कंट्रोल में नहीं था और वो गरीब है, तो क्या उसको आरक्षण देना बुरा है जो उसके लिए, या उसको मदद देना बुरा है? अगर इस प्रकार की भावना जो लोग रखते हैं, वो जिस प्रकार की राजनीति और जिस प्रकार की राजनीतिक विचारधारा की आरती उतारते हैं, मेरे ख्याल से इस देश के अंदर पढ़े लिखे और सभ्य समाज के अंदर ऐसे लोगों को बहुत हीन भावना से देखा जाएगा। ठीक है, एसके वर्मा साहब, आखिरी कमेंट आपका सर। अच्छा बताइए, तहसीन बताइए, जल्दी से बताइए, वाइंड अप करना मुझे। ये जो मलिक साहब कह रहे हैं, इसकी डिबेट भी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में हो गई और अम्बेडकर जी ने बहुत सरल जवाब दिया। उन्होंने क्या, कोई भी व्यक्ति गरीब होगा, ये स्टेट का कर्तव्य बनता है कि उस व्यक्ति की मदद करे, लेकिन रिजर्वेशन सिर्फ सोशल आधार पे होती। आप एक 4000-5000 साल तक वो आपके कुएं से पानी नहीं पी सकते थे, वो आपके बाजू में नहीं दे सकते। वो एक अलग क्राइटेरिया है। इकोनॉमिक एक अदर क्राइटेरिया है। इकोनॉमिक क्राइटेरिया हमारे संविधान में था ही नहीं जब तक मोदी जी ने अमेंडमेंट नहीं किया, जिसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने चैलेंज किया था। ठीक है, एसके वर्मा साहब 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए प्लीज। जी, मेरा केवल इतना कहना है कि रिजर्वेशन के बारे में जो अभी मैं सुन रहा था पूर्व वक्ताओं को, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 3 क्राइटेरिया थे। एजुकेशनली पर्टिकुलरली बैकवर्ड कास्ट की बात कर रहा हूँ, एजुकेशनली, सोशली, इकोनॉमिकली। लेकिन जो अग्रणी जातियां हैं उसमें केवल जो सोशली तो वो पीछे है नहीं अग्रणी जातियां, तो उसमें एजुकेशनल एज वेल एज द इकोनॉमिकल, उस पिछड़ेपन के आधार पर शायद रिजर्वेशन की बात कही गई है भारत सरकार द्वारा, और वो लागू भी की गई है कुछ स्टेट्स में, कुछ में नहीं भी लागू हो पाई।
लेकिन मेरा ये मानना है कि जो जिस पर आज मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं कि सर्वे किया जाना, गणना किया जाना बहुत आवश्यक है, लेकिन उसको रिलीज करना, अगर लगता है कि पॉलिटिकल उद्देश्य से उसको रिलीज करना ना करने का निर्णय लिया जा रहा है, तो वो मेरी समझ से बाहर है। तो पॉलिटिकली रिलीज करना ना करना अलग बात है, लेकिन गणना करना बेहद बहुत जरूरी है। बहुत आवश्यक है। बहुत किसी शुक्रिया भी सर, किसी समय भी इतना ही है मेरे पास, किसी माफी भी के साथ। समाज के लिए, ठीक किसी है भी सर। डेवलपमेंट कंट्री बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो लोकतंत्र में आज बस इतना ही, कल फिर मुलाकात किसी एक नए विषय के साथ। नमस्कार।